दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पुष्पी पादपों में लैंगिक जलन की बात करेंगे। फूल में लैंगिक जलन किस प्रकार से होता है, फूल क्या होते हैं, फूल के कितने भाग होते हैं, नर भाग क्या होता है, मादा भाग क्या होता है, परागण क्या होता है, कितने प्रकार से हो सकता है, इस टोटल टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो ये क्लास खासकर 10th वालों के लिए जिनका इस साल एग्ज़ाम है और 12th वालों के लिए जिनका भी इस साल एग्ज़ाम है, दोनों के लिए लाभदायक होगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, लास्ट तक क्लास देखें और लास्ट में आप हमें जरूर बताएं कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ये स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहला बात, फ्लावर की बात करते हैं, एक फूल की बात करते हैं। तो फूल जो होते हैं फ्लावर, कितने भाग होते हैं फ्लावर के? पहला बात आपको बता दें कि पादप में लैंगिक जलन और अलैंगिक जलन दोनों प्रतिक्रियाएं होती हैं। लैंगिक जलन क्या होता है? जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों संलयित होते हैं, दोनों मिलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जलन के नाम से जानते हैं। अब फ्लावर में किस प्रकार से नर भाग और मादा भाग आपस में मिलते हैं, इन टोटल बातों को आज कवर करेंगे और देखेंगे। और इसके लिए हमने एक फ्लावर पहले से ला कर रखा है आपके लिए, ताकि समझाने में दिक्कत ना हो और एक एक टॉपिक को काफ़ी बारीकी से आपको बताएं और समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले बात, फूल के 4 भाग होते हैं। एक फूल के 4 भाग होते हैं, खूब ध्यान समझिएगा। एक फूल के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्यदल, सबसे पहला होता है बाह्यदल, बाह्यदल। दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमांग और चौथा होता है जयांग। ठीक है, एक फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। बाह्यदल होता है, दलपुंज होता है, पुमांग होता है और जयांग होता है। अब इस 4 भाग में ये जो भाग आप देख रहे हैं पुमांग और जयांग, ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा। इस पुमांग को हम लोग नर भाग बोलते हैं, पुमांग को हम लोग नर भाग बोलते हैं और इस जयांग को हम लोग मादा भाग बोलते हैं, मादा भाग। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में कि फूल के नर भाग किसे कहते हैं, पुमांग को कहते हैं, और फूल का मादा भाग किसे कहते हैं, जयांग को कहते हैं। चलिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से एक एक बात को समझाने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्लावर बनाते हैं। हो सकता है फ्लावर थोड़ा गबिया भी जाए, हमने यहाँ पे एक फ्लावर बनाया। इस फ्लावर को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। इसमें बाह्य दल क्या है, दल पुंज क्या है, पुमांग क्या है और जयांग क्या है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे ताकि पूरा स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहला बात, बाह्य दल किसको बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम बाह्य दल बोलते हैं, बाह्य दल कहा जाता है। ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इस पंखुड़ियों को हम लोग दलपुंज के नाम से जानते हैं, दलपुंज बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब पुमांग है, पुमांग। और ये जो बड़ा हिस्सा सबसे ऊपर तक दिखाई दे रहा है, इस वाले पार्ट को हम लोग जयांग बोलते हैं। किधर बोलते हैं इसको हम? इस वाले पार्ट को हम जयांग बोलते हैं, जयांग। ठीक है, यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि फूल में पुमांग की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और जयांग की संख्या कम होती है। ये एक वाले पार्ट है, ये जो सबसे बीच वाला हिस्सा है, इसको हम लोग जयांग बोलते हैं, इस वाले को। और ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इन सब को हम लोग पुमांग बोलते हैं। जिस तरह के इंसान के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम लोग कोशिका को कहते हैं, कोशिका के मिलने से इस शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार इस पुमांग को बनाने के लिए इस पुमांग की इकाई क्लास में एकदम लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। पुमांग की इकाई किसको कहते हैं? पुमांग की इकाई कहा जाता है पुंकेसर को, पुंकेसर को पुमांग की इकाई कहते हैं। सेम ऐसे ही इस जयांग की इकाई किसको बोलते हैं? स्त्रीकेसर को।
स्त्रीकेसर को जयांग की इकाई कहा जाता है। यानी कि स्त्रीकेसर के मिलने से ही जयांग बनता है और इस पुंकेसर के मिलने से क्या बनता है जी, पुमांग बनता है। फूल के नर भाग किसको बोलते हैं, इस पुमांग को बोलते हैं, और फूल का मादा भाग किसे बोलते हैं, इस जयांग को बोलते हैं। अब रहा बात, इस वाले पार्ट को हम पुष्पासन कहते हैं। देखिए इधर पुष्पासन, इसको पुष्पासन कहा जाता है। और यहाँ पुष्पदंतुली जो होता है इसको हम लोग वृंत बोलते हैं, वृंत। इन सभी बातों को फ्लावर में देखने का प्रयास करते हैं। स्टार्टिंग पीरियड में जब फ्लावर होता है, बनता है, तो सबसे पहले एक कोढ़ी के टाइप का होता है, जिसे हम अपनी भाषा में कोढ़ी बोलते हैं, छोटा सा होता है। वो प्रत्येक पार्ट इस ग्रीन वाले पार्ट से ढका रहता है। शुरुआत में यही ग्रीन वाला हिस्सा इस फूल की सुरक्षा प्रदान करता है। आप देखेंगे इस ग्रीन वाला पार्ट पूरा ऊपर तक ढका रहता है, और उसके अंदर ये फूल का जो ये वाला पार्ट है, पत्ती, वो अंदर रहता है। तो इसको हम लोग बाह्य दल बोलते हैं, इस वाले हिस्से को बाह्य दल बोलते हैं, जो स्टार्टिंग पीरियड में फूल की सुरक्षा प्रदान करता है, ये बाह्य दल है। इस बाह्य दल जैसे जैसे ये अंदर से पंखुड़ियां बाहर निकलेंगी, ये बाह्य दल आगे की तरफ झुकना शुरू कर देगा, जैसे आपने यहाँ दिखाया है साइड में। अब ये फूल अभी पूरा खिला हुआ नहीं है, इसलिए हल्का सा बाहर की तरफ झुका हुआ है बाह्य दल। ये वाले जो पार्ट है, इन सब पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोग दलपुंज। ये दलपुंज अलग अलग कलर के हो सकते हैं, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, हरे कलर का हो सकता है ये। लेकिन ये जो बाह्य दल है ये हमेशा ग्रीन कलर का होगा। और जिस पार्ट को हम हाथ से पकड़े हुए हैं, जिस हिस्से को हम पकड़े हुए हाथ से, इस वाले पार्ट को हम लोग वृंत बोलते हैं, इसे हम वृंत कहते हैं। और ये सब फ्लावर है, टोटली फ्लावर हुआ। अब इस फूल में, ये दरअसल अड़हुल का फूल है, अब इस फूल में हम ये बात दिखाएंगे आपको, इसमें जयांग कहाँ होता है, पुमांग कहाँ होता है, कौन से पार्ट कहाँ से होते हैं। इस क्लास का हम दो पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे। एक पार्ट में टोटल फूल के बारे में समझेंगे और दूसरे पार्ट में टोटल परागर के बारे में समझेंगे। चलिए, हमने इस पंखुड़ी को यहाँ से खोल के हटा दिया। पंखुड़ी को हटाए तो आप ध्यान से गौर से देख पा रहे होंगे, एक पार्ट नीचे कैसे जो काफी नीचे तक लंबा गया है और सबसे ऊपर तक यहाँ तक आया है। ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट जो इसका है वो यहाँ तक आया है और नीचे तक वहीं से गया है। इसको हम लोग बोलते हैं इस फूल का मादा भाग, ये वाला भाग, इस वाले भाग को मादा भाग बोलते हैं, जो हमने काफी ऊपर तक दस आया है, ये मादा भाग है। और साइड में जितने येलो टाइप के दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पार्ट, इन सब को हम लोग नर भाग के नाम से जानते हैं, अर्थात इसको हम पुमांग कहते हैं। ये मादा भाग हो गया जयांग, और ये क्या हो गया, पुमांग। और ये टोटल फ्लावर के बारे में हम लोगों को बता दिए कितने कितने पार्ट में होते हैं। अब हम इस बात को देखेंगे कि ये जयांग कितने रूप में होते हैं और ये पुमांग कितने रूप में। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम बातें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं हम इस बात को कि पुमांग क्या होता है और जयांग क्या होता है। चलिए, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि समझाने में अच्छा लगे। यहाँ देखिए, हम अब दो पार्ट बनाते हैं जी, दो पार्ट के रूप में आपको इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। खूब ध्यान से लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। एक पार्ट हम कर देते हैं यहाँ पर पुमांग का, एक पार्ट कर देते हैं पुमांग का, और एक पार्ट हम कर देते हैं यहाँ पर जयांग का, जयांग का कर देते हैं। इस पुमांग की बात करते हैं तो हम एक पुमांग यहाँ पर बना देते हैं। हमने क्या किया, एक पुमांग बना दिया, और एक जयांग हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक जयांग बना दिया, ठीक है, दो पार्ट। इस पुमांग के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला होता है पुतंतु, दूसरा होता है योजी, और तीसरा होता है परागकोश, परागकोश। तीसरा होता है परागकोश। अब बात को समझिए, पुतंतु, योजी और परागकोश। पुमांग के कितने भाग, तीन भाग, पुतंतु, योजी और परागकोश। इस परागकोश में बहुत ज्यादा डिटेल में सेकेंड वीडियो में देखा जाएगा। आज के इसमें देखिए, जयांग में सबसे पहला होता है अंडाशय, वर्तिका, और एक होता है वर्तिकाग्र, ठीक है। अब आपसे अगर हम ये बात पूछें कि लैंगिक जन की प्रक्रिया में नर और मादा दो हिस्सा भाग लेता है, तो नर भाग के नर युग्मक किसको बोलेंगे, और मादा युग्मक, जैसे हम लोग इंसान की बात करते हैं तो नर में नर युग्मक शुक्राणु को बोलते हैं, मादा युग्मक अंडाणु को बोलते हैं, सब कोई जानता होगा। तो अगर हम इस फ्लावर की बात करते हैं और इस फ्लावर में आपसे पूछे, हम बताइए कि फ्लावर में नर युग्मक क्या होगा और कहाँ पे बनेगा, मादा युग्मक क्या होगा, वो कहाँ पे बनेगा, इसकी बात को ध्यान समझिएगा। हमने बोला पुमांग के तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु।
इस परागकोश के अंदर, अभी हम परागकोश पढ़ाएंगे, इसका अगले वीडियो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। परागकोश कितने भाग में होते हैं, लघु बीजाणुधानी क्या होता है, किस प्रकार से परागकण बनते हैं, इस टोटल प्रक्रिया को समझाएंगे। पहले इस बेसिक बात को समझ लेते हैं, फिर उस बात को समझने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं परागकोश। परागकोश में ही परागकण बनता है, परागकण बनता है, परागकण बनता है, जो कि 4 चैम्बर में ये बटे होते हैं परागकोश। और इस परागकण को हम नर युग्मक बोलते हैं, नर युग्मक। आपकी बात पूछा जा सकता है कि फ्लावर में नर युग्मक किसे कहा जाता है? परागकण को कहते हैं। परागकण कहाँ बनता है? परागकोश में बनता है। परागकोश कहाँ पे होता है? पुमांग में होता है। पुमांग की इकाई किसको बोलते हैं? पुमांग की इकाई पुंकेसर को बोलते हैं। एक एक बात को समझिए, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। पुंकेसर को बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब बात आती है इधर, जिस तरह परागकण को हम नर युग्मक के नाम से जानते हैं, सेम वैसे ही अंडाशय में बनता है अंडाणु, अंडाणु बनता है, अंडाणु बनता है। और इस अंडाणु को हम मादा युग्मक के नाम से जानते हैं, मादा युग्मक कहा जाता है इसको, इसको हम बोलते हैं मादा युग्मक। तो आपसे बात पूछा जा सकता है, मादा युग्मक किसे कहते हैं? अंडाणु को बोलते हैं। कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। फूल के मादा भाग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन जी? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका। अब मेरी बात को समझिएगा। अब आपसे हम ये बात पूछे कि इसमें निषेचन कब होगा? इसमें निषेचन कब होगा? निषेचन कब होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, तब जाकर निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये परागकण इसके पास आएगा, तभी जाकर अंडाणु के पास आएगा, यानी कि इसमें आएगा, तभी जाकर निषेचन की प्रक्रिया हो सकती है। तो ये परागकण डायरेक्ट तो इसके पास आ नहीं सकता है। इसका रास्ता कहाँ से? यहाँ से, वर्तिका से, वर्तिकाग्र से। इस वर्तिकाग्र पर कुछ तैलीय पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे ये परागकण कई रूप में, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, चींटी के माध्यम से, या क्या कहते हैं जी, चमगादड़ के माध्यम से, कई रूप में जब ये परागकण कहाँ तक पहुँचते हैं जी? वर्तिकाग्र के पास पहुँचते हैं। तो परागकण का वर्तिकाग्र के पास पहुँचने की प्रतिक्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण, खूब ध्यान समझिए वाला, परागण कहते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र के पास पहुँचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण। अब ये परागण कितने रूप में हो सकते हैं? 2 रूप में हो सकते हैं। ये परागण 2 रूप में, एक हो सकता है स्वपरागण, स्वपरागण, और एक हो सकता है परपरागण, परपरागण। एक स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। स्वपरागण क्या होगा? जब किसी फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र के पास चली जाए, जैसे इसका परागकण इसी के वर्तिकाग्र के पास आ जाए, तब इसको क्या बोलेंगे? स्वपरागण बोलेंगे। लेकिन परपरागण क्या होता है? जब किसी फूल के परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र के पास चले जाते हैं, तो उसे परपरागण बोलते हैं। और ये परपरागण की प्रक्रिया से जो नया फूल बनता है वो काफी सुंदर होता है, काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा खिलता है, क्योंकि 2 फूलों का अंश इसके अंदर होता है। अब ये परपरागण जो होते हैं कई रूप में हो सकते हैं। परपरागण कई रूप में हो सकते हैं। यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत, फिर आगे हम परपरागण की बात करेंगे। यहाँ तक बात एकदम समझ में आ रही है? एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर हम इसके ऊपर उठाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत सूझ बता दें हम, फूल के मेन टॉपिक समझिएगा। फूल के नर भाग किसको कहते हैं? पुमांग को कहते हैं। फूल के मादा भाग किसे कहते हैं? जयांग को कहते हैं। पुमांग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। जयांग की इकाई क्या होती है? स्त्रीकेसर। फूल के जो पुमांग होते हैं वो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। जयांग में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पुमांग के 3 भाग कौन कौन सा होता है जी? पुतंतु, योजी और परागकोश होता है। जयांग के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। परागकोश में क्या क्या बनता है? पहला बात, परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी होता है। ये हम आपको जस्ट बोले हैं कि अभी सेकेंड वीडियो में इस पार्ट को हम पढ़ाएंगे, स्पेशल केवल परागकोश। एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल केवल अंडाशय पर, जिसमें हम लोग बीजाणु के बारे में सब बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे परागकोश में क्या बनता है? परागकण बनता है। और इस परागकण को क्या बोलते हैं? नर युग्मक के नाम से जाना जाता है। सेम वैसे ही फूल में मादा युग्मक किसे कहेंगे? अंडाणु को। नर युग्मक किसे कहेंगे? परागकण को। अब ये परागकण जिस प्रक्रिया के दौरान वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाएगा, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे परागण। परागण कहेंगे। क्या बोलते हैं जी? परागण बोलते हैं। जिस प्रक्रिया के दौरान ये परागकण इस वर्तिकाग्र के पास आ जाएगा, उसे परागण कहते हैं। अब ये परागण 2 रूप में हो सकता है, एक स्वपरागण हो सकता है और एक परपरागण हो सकता है। स्वपरागण क्या होगा? जब किसी फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र के पास चला जाएगा तो स्वपरागण होगा, और जब किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र के पास जाएगा तो क्या कहलाएगा? परपरागण। जैसे मान लीजिए इसका परागकण निकला और इसके परागकण इसी वर्तिकाग्र के पास आगे चिपक जाए,
तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाएगा। इसमें का पराग किसी दूसरे फूल के पास चला जाता है, कैसे जाएगा जी? हवा के द्वारा जा सकता है, पक्षी के द्वारा जा सकता है, पानी के द्वारा जा सकता है, या चींटी के द्वारा जा सकता है, कीट पतंग के द्वारा जा सकता है, कई रूप में जा सकता है। तो उस प्रक्रिया को हम पर परागण कहेंगे। तो पर परागण से जो फूल बनता है सबसे अच्छा होता है। अब आइए इस पर परागण बात आगे करते हैं, देखते रहिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। अब देखिए पर परागण जो होते हैं, पर परागण कई रूप में हो सकते हैं जी, कई रूप में हो सकते हैं पर परागण। हमने बोला कि ये हवा के द्वारा हो सकता है, हमने बोला ये पानी के द्वारा हो सकता है, हमने बोला ये पक्षी के द्वारा हो सकता है, हमने बोला ये चींटी के द्वारा हो सकता है, हमने बोला और क्या छूट गया जी, कीट पतंग के द्वारा हो सकता है, कीट पतंग के द्वारा हो सकता है। एक और लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, एक और लिख देते हैं। हमने बोला कि ये चमगादड़ के द्वारा हो सकता है। ये जो याद रखिएगा, ये वाला पार्ट जो हमने लिखा है ये जरूर याद रखिएगा। हवा के द्वारा परागण क्या बोलते हैं? एनीमोफिली, एनीमोफिली कहा जाता है। हवा के द्वारा ये पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हवा के द्वारा पर परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। जल के, पानी के द्वारा या जल के द्वारा हाइड्रोफिली कहा जाता है, हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं, हाइड्रोफिली के नाम से जानते हैं। पक्षी को ऑर्निथोफिली के नाम से जानते हैं, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहा जाता है। चींटी को मार्मिकोफिली कहा जाता है, मार्मिकोफिली कहा जाता है। कीट पतंग को एंटीमोफिली कहा जाता है, एंटीमोफिली कहा जाता है, एंटीमोफिली। चमगादड़ को क्रिप्टोफिली कहा जाता है, क्रिप्टोफिली, क्रिप्टोफिली कहा जाता है। इतनी प्रक्रिया के दौरान पर परागण की घटनाएं हो सकती है, यानी कि हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, पक्षी द्वारा हो सकता है, चींटी द्वारा हो सकता है, कीट पतंग द्वारा, चमगादड़ द्वारा हो सकता है। हवा के द्वारा क्या बोलेंगे? एनीमोफिली, पानी के द्वारा हाइड्रोफिली, पक्षी को ऑर्निथोफिली, चींटी का मार्मिकोफिली, और कीट पतंग का एंटीमोफिली, चमगादड़ का क्रिप्टोफिली। इतने पार्ट को आप जरूर दिमाग रखिएगा कि किसके द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। अब जब परागण की प्रक्रिया होगी तो ये कहाँ पहुंचेगा? परागण कहाँ पहुंचेगा जी? वर्तिकाग्र के पास, और इस वर्तिकाग्र में जो नलिका है, इस नलिका से होते हुए ये आएगा अंडाशय के पास। तो पहले यहाँ तक आप लोगों को जरूर बताइए कमेंट करके कि यहाँ तक बात पूरा एकदम समझ में आ गई है। अगर यहाँ तक बात पूरा क्लियर समझ में आ गया हो तो हम इसके अंदर लैंगिक जन की प्रक्रिया को आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से लैंगिक जन की प्रक्रिया होगी। उसके बाद परागकोश को समझाएंगे, फिर अंडाशय को समझाएंगे। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है टोटल टॉपिक। तो आज की इस क्लास में यहीं तक अभी रखते हैं। अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपको इस बात को समझाएंगे कि किस प्रकार से एक कली बनता है, एक फूल बनना तैयार होता है, अर्थात इसमें जन्म होता कैसे है। ये पराग को जब इसमें प्रवेश करेगा तो कौन सी घटनाएं घटेगी। फिर हम लोग जानेंगे अंडाशय में कौन सी प्रतिक्रिया होगी, अंडाशय कितने रूप में होंगे, एक अंडे पे क्या होगा, दो अंडे पे क्या होगा। एक एक बारीकी, एक से एक बात को, बारीकी से बारीक बात को समझा जाएगा और जाना जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद हम सेकेंड वीडियो काफी जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।